फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी करने जा रहे हैं, जहां हेल्थ, ऊर्जा और परिवहन से जैसे बड़े समझौतों के साथ साथ मध्य पूर्व के मौजूदा हालात पर भी अहम बातचीत होने वाली है। तो दूसरी तरफ कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और जो इलीगल सेटलर्स हैं उनकी कार्रवाई बराबर जारी है। गजा को लेकर हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के कतई शांति समझौते पर बड़ा बयान दे दिया है। ईरान ने पड़ोसी देशों को अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों में साथ देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है और हार्मोज से तेल की सप्लाई रोकने तक की धमकी दे दी गई है। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा नक्शा साझा किया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को नया अमेरिकी इलाका बताया गया है। तो आखिर मध्य पूर्व में क्या कोई नया शक्ति संतुलन बन रहा है या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? आइए विस्तार से समझते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस और सऊदी अरब की उस अहम मुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों रविवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा 2 दिनों का बताया जा रहा है और इसमें केवल आर्थिक या व्यापारिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट की मौजूदा जंग, तनाव और शांति की संभावनाओं पर भी बातचीत होगी। जानकारी के मुताबिक सोमवार को हेल्थ, परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में कई समझौतों पर दस्तखत किए जा सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान और एमेनुअल मैक्रों सऊदी फ्रांस रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर पूरा इलाका भारी तनाव में है। लेकिन इस दौरे की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में होने जा रही है। बताया ये जा रहा है कि मैक्रो रविवार शाम मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी खेलों की उस बड़ी प्रतियोगिता के समापन समारोह में करेंगे जिसमें दुनिया भर के मशहूर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये आयोजन पहली बार सऊदी अरब के बाहर हो रहा है और उसे मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षी योजनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद सोमवार को असली राजनीतिक बातचीत होगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक मैक्रो और मोहम्मद बिन सलमान मध्य पूर्व के अहम क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फ्रांस का यह मानना है कि मौजूदा हालात में मिडल ईस्ट के साथ करीबी तालमेल बेहद ज़रूरी है ताकि इलाके में स्थिरता और अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात केवल समझौतों और आर्थिक साझेदारी तक सीमित रहेगी या फिर गजा, फिलिस्तीन, ईरान और इजराइल से जुड़े बड़े फैसलों पर भी कोई नई रणनीति तैयार की जाएगी। अब चलते हैं कब्जे वाले वेस्ट बैंक की तरफ, जहां इजरायली कार्रवाई और तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तुबास शहर और उसके पूर्व में स्थित तयासीर इलाके में इजरायली सैन्य कार्रवाई के दौरान आंसू गैस का इस्तेमाल किए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 बच्चों समेत 11 फिलिस्तीनी लोग आंसू गैस के धुएं से इसमें प्रभावित हुए हैं और उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ भी हो रही है। बाद में फिलिस्तीनी राहत कर्मियों ने इलाज के दौरान उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। इसी दौरान रमल्ला के उत्तर पूर्व में अबू फलाह गाँव के पास एक फिलिस्तीनी समुदाय की संपत्ति चोरी किए जाने की खबर सामने आई है। दूसरी तरफ इजरायली सेना के शहरों और कस्बों में छापे भी जारी रहे हैं। कल किलिया शहर में इजरायली सेना के घुसने की खबर आई है, जबकि तुलकरम केंद्रीय इलाके में भारी सैन्य बल तैनात किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां गोलीबारी के साथ धमाके करने वाले और रोशनी फैलाने वाले गोले भी दागे गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान एक युवक को हिरासत में लिए जाने की बात कही गई है। हालांकि उसकी पहचान तत्काल सामने नहीं आई है कि वो कौन है। वहीं बाइता कस्बे में हाल ही में रिहा किए गए एक फिलिस्तीनी व्यक्ति आवदा हमायला को भी हिरासत में लिए जाने की खबर आई है। वेस्ट बैंक में यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब फिलिस्तीनी देश के मुद्दे पर नई बहस छिड़ी हुई है। इजराइल के अरब राजनीतिक नेता मंसूर अब्बास ने कहा है कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश वास्तव में पहले से एक हकीकत है और दुनिया के अधिकांश देश इसे मान्यता देते हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल अभी भी इससे अलग रुख रख रहे हैं। मंसूर अब्बास ने कहा है कि उनका उद्देश्य फिलिस्तीनी देश को मान्यता दिलाना और कब्जे व संघर्ष का अंत कर शांति की दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन उनके इस बयान के बाद इजराइल के राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अन्य नेताओं ने उनके बयान की आलोचना की है। यानी एक तरफ जमीन पर सैन्य कार्रवाई, गिरफ्तारियां और सेटलर्स की गतिविधियां जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ फिलिस्तीनी स्टेट को लेकर राजनीतिक लड़ाई और तेज होती जा रही है।
अब बात करते हैं उस बयान की जिसने गजा के भविष्य और डोनाल्ड ट्रंप की कथित शांति योजना पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हमास के वरिष्ठ नेता ओसामा हमदान ने कहा है कि जब तक इजराइल सार्वजनिक रूप से इस समझौते को स्वीकार नहीं करता और अपनी जिम्मेदारियों पर अमल शुरू नहीं करता तब तक हमास खुद को इसके किसी हिस्से को लागू करने के लिए बांधे नहीं मानता है। हमदान के मुताबिक इजराइल को सबसे पहले हमले रोकने होंगे और गजा से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा है कि हमास ने अपने हथियार सरेंडर करने पर सहमति नहीं दी है। उनके मुताबिक प्रस्तावित ढांचे में भारी हथियारों को सीमित करने और उन्हें फिलिस्तीनी प्रशासनिक समिति की निगरानी में रखने की बात हो सकती है, लेकिन वो किसी गैर फिलिस्तीनी पक्ष को नहीं सौंपे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस व्यवस्था के तहत गजा के बाहर किसी तरह की गोलीबारी नहीं होगी। हमदान के बयान के अनुसार व्यापक योजना में इजरायली सेना की वापसी, गजा के नाकेबंदी ख़त्म करना, फिलिस्तीनी प्रशासन को जारी रखना और सुरक्षा व्यवस्था को फिलिस्तीनी कंट्रोल में रखने जैसे मुद्दे शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमास का कहना है कि भारी हथियारों को इकट्ठा करने और उन्हें रखने के तरीके पर बातचीत तभी शुरू होगी जब इजराइल पूरे ढांचे को स्वीकार करेगा। यानी हमास का साफ संदेश है कि पहले इजराइल अपने हिस्से की जिम्मेदारियां स्वीकार करे, इसके बाद आगे की प्रक्रिया पर बातचीत होगी। यहाँ बड़ा सवाल अब यह है कि क्या इजराइल इस पूरे ढांचे को स्वीकार करेगा? अगर नहीं तो ट्रंप की जिस योजना को संभावित शांति समझौते के तौर पर पेश किया जा रहा है उसका भविष्य क्या होगा और क्या गजा में एक बार फिर बातचीत का दौर टूट सकता है? इसी बीच इसराइल की जो इलीगल सेटलर्स हैं वहाँ पर जो बस्तियाँ उसको लेकर खाड़ी देशों और मुस्लिम दुनिया से भी कहीं बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। खाड़ी सहयोग परिषद और अबू धाबी स्थित मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ईवन नाम की बस्ती योजना और पूर्वी यरूशलेम के आसपास बस्तियों के विस्तार की निंदा की है। इन संस्थाओं का कहना है कि ऐसी योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है। उनका मानना है कि अगर इस तरह बस्तियों का विस्तार जारी रहा तो वेस्ट बैंक और यरूशलेम के बीच फिलिस्तीनी इलाकों की भौगोलिक निरंतरता और भी कमजोर हो जाएगी। यानी भविष्य में एक ऐसे स्वतंत्र और भौगोलिक रूप से जुड़े फिलिस्तीनी स्टेट की संभावना और मुश्किल हो सकती है जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव ने भी कहा है कि ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय वैधता को खुली चुनौती देने और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को कमजोर करने जैसा है। अब बात करते हैं ईरान की, जहां से एक बेहद गंभीर चेतावनी सामने आई है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों में साथ दिया तो तेहरान इसे दुश्मनी के रूप में देखेगा। उन्होंने कहा कि आसपास के देशों को अमेरिका की आर्थिक जंग में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने खासतौर पर खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे अमेरिका की पाबंदियों का हिस्सा बने तो फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने दी जाएगी। ये बयान बेहद अहम है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है। अगर वहां तेल की आवाजाही बाधित होती है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। ईरान ने यह भी कहा है कि वे केवल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि खाड़ी से तेल निर्यात के दूसरे रास्तों को भी निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि ये ईरानी पक्ष की चेतावनी है और वास्तविक स्थिति किस हद तक वहां तक पहुंचती है ये आने वाले घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। रजाई ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर भी तीखा हमला बोला है और कहा है कि मौजूदा नीतियों ने दुनिया में परमाणु सुरक्षा के बजाय परमाणु असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया। उनका कहना था कि अमेरिका के रवैये के बाद कई देशों में परमाणु हथियार हासिल करने की सोच मजबूत हो सकती है। अब इसी हार्मोज विवाद से जुड़ी एक और खबर सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर एक ऐसा नक्शा साझा किया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को नया अमेरिकी क्षेत्र बताया गया है। ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने इस तरह की तस्वीर साझा की है। इस बार उन्होंने कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इससे पहले एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि वे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को इस वक्त अमेरिकी क्षेत्र की तरह देखते हैं और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब सवाल यह है कि ट्रंप के इस बयान का राजनीतिक और कानूनी मतलब क्या है? क्या ये केवल एक राजनीतिक संदेश है या फिर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अपने नियंत्रण और प्रभाव को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? ईरान की धमकी और ट्रंप की इस रुख को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद चिंताजनक दिखाई दे रही है।
एक तरफ तेहरान कह रहा है कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों में शामिल हुए तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तेल का निर्यात रोका जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति इस जल मार्ग को अमेरिकी क्षेत्र जैसा बताने वाली तस्वीर साझा कर रहे हैं, यानी दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल मार्ग अब केवल आर्थिक रास्ता नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन का नया केंद्र बनता जा रहा है। अब बात करते हैं दक्षिणी लेबनान की, जहां इजरायली हमले जारी रहने की खबरें आई हैं। लेबनानी मीडिया के मुताबिक टायर और बिन्त जबील जिले के कुछ गांवों को निशाना बनाया गया है। रिहायशी इमारतों के आसपास भी हमले और गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। पहले भी दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में तनाव और सैन्य कार्रवाई देखी गई है। ऐसे में आशंका बनी हुई है कि अगर गजा और लेबनान दोनों मोर्चों पर तनाव बढ़ता रहा तो पूरे क्षेत्र में एक और बड़े संघर्ष का खतरा पैदा हो सकता है। सीरिया से भी तनावपूर्ण खबरें सामने आई हैं। एक बस में विस्फोटक उपकरण फटने की घटना के बाद जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ इजराइल ने उत्तर पश्चिमी सीरिया के अबू अल दहर हवाई अड्डे पर हमले को कथित तुर्की सैन्य तैनाती की योजना से जोड़कर पेश किया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल तुर्की के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि सीरिया पहले ही कई देशों और गुटों के हितों का मैदान बन चुका है। गजा में भी हिंसा पूरी तरह नहीं रुकी है। केंद्रीय गजा के दीर अल बलाह में एक घर पर इजरायली हमले की खबरें सामने आई हैं, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने की बात कही गई है।